नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 सीरीज देख रहे थे, आज हम 35 सीरीज में क्लास नंबर 14 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 13 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ बाय करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई का यही बेस्ट तरीका है। जो भी आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, आपको इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट बाय करनी होती है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहाँ से आप एक छोटी सी फ़ी अदा करके कंटेंट को बाय कर लेंगे। इस सीरीज में टोटल 35 क्लास होने वाली है, और आपको एसएससी की या फिर दिल्ली पुलिस की कोई सा भी एग्जाम देना है आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप चाहे तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में लेकर के पढ़ सकते हैं। हमारी कुछ अन्य प्रोडक्ट, ये जो परीक्षा दर्पण आप देख रहे हैं, ये रेलवे की एग्जाम के लिए है। ग्रुप डी का डेट निकल गया है, जिनको ग्रुप डी देना है और जनरल साइंस खास करके अच्छा करना है तो ये वाली परीक्षा दर्पण जरूर पढ़ें। ये मार्क बूस्टर है, ये आपको एसएससी के विभिन्न एग्जाम में मार्क इन्हेंस करने के लिए बनाई गई है। ये रेलवे की न्यू सीरीज जो चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, इसमें टोटल 30 क्लास होने वाली है, जिसमें 27 क्लास मैंने करा दिया है, मात्र 3 क्लास बाकी है, रनिंग में है, आप लोग ले सकते हैं। और ये टॉपर चॉइस है, जो आपके अत्याधुनिक वेंडर जो इडुक्यूटी है उनके बेस्ट क्वेश्चन को इसमें कराया गया है, और ये वीडियो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। तो सीजीएल वाले बच्चे इन पे विशेष फोकस करके जाएंगे, और मॉक टेस्ट तो लगाते ही होंगे, तो आपका एग्जाम कहीं से भी खराब नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा कि जून 2025 में स्मृति मंधाना ने किस देश के खिलाफ T20 मैच में शतक लगाते ही वह भारत के लिए क्रिकेट में के तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब जो T20 है, टेस्ट है, वनडे है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो आपको यहाँ से आंसर हो जाता है कि भाई इन्होंने जो है इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में शतक लगाई, जो इनका पहले T20 इंटरनेशनल शतक भी है। और ये कारनामा करते हुए ही स्मृति मंधाना जो है इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में पहले शतक तक पहुंचने वाली महिला बन गई है, ओडीआई, T20 और टेस्ट में। ठीक है भाई। जो पुरुष क्रिकेटर में इंडिया के लिए यही काम करने वाले कौन थे, तो सुरेश रैना जी थे, है ना। सुरेश रैना जो है ये काम करने वाले इंडिया के लिए पुरुष क्रिकेटर में थे, और महिला के लिए आपकी स्मृति मंधाना जी बन गई है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। स्मृति मंधाना ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय शतक 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि जैसे अभी देखिए चर्चा में रहा कि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 शतक बनाई, और इस प्रकार से जो है ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि भाई लेडीज में सबसे पहले तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली इंडियन बन गई है। तो आपको एग्जामिनर ना करंट वाला डाटा छोड़ करके जो पुराना डाटा है उससे रिलेटेड वो भी आपके एग्जाम में उठा सकता है। तो 2016 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है पहला ओडीआई शतक लगाई थी। फिर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 2021 में शतक लगाई थी, और 2025 में अभी जो है इंग्लैंड के खिलाफ T20 शतक लगाते ही तीनों फॉर्मेट में पहली शतक वीर बन गई है महिला में इंडिया के लिए। ठीक है भाई। इनके अलावा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी तो बनी गई। नेक्स्ट वाला आपका जो पॉइंट है वो देखते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले जो प्रथम भारतीय थे, ये कौन थे भाई, सुरेश रैना जी थे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना। ये तैयारी घर से करके आपको जाना होगा। वहाँ पे ऑप्शन में वीरेंद्र सहवाग रहेगा, और जो बच्चे कभी नहीं सुने हैं तो हमको लग रहा है कि ये वीरेंद्र सहवाग मार देंगे आंसर, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ये घर से पढ़ के जाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो है ये लाला अमरनाथ थे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले भारत के लिए पहले खिलाड़ी लाला अमरनाथ जी हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, कपिल देव, है ना। पहले भारतीय कौन बने थे, कपिल देव। देखिए कपिल देव साहब से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई 1983 का जो आपका वर्ल्ड कप था, तो वहाँ पे जो है फाइनल मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाया, तो वो कृष्णाचारी कांत श्रीकांत जी थे, है ना, जो जिन्होंने 38 रन की पारी खेली थी।
लेकिन इस पूरे सीरीज में यानी 1983 के वर्ल्ड कप के दरमियान जहाँ पे भारत को पहली बार विजय घोषित किया गया था, विजेता बने थे, तो पूरे वर्ल्ड कप सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले थे कपिल देव। तो इस लैंग्वेज को आपको परखना होता है जब भी एग्जामिनर आपको 1983 के वर्ल्ड कप से रन बनाने के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि फाइनल मैच का पूछ रहा है कि ओवरऑल पूछ रहा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे आपका शतक बनाया है, जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। ये है आपके रोहित शर्मा जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने का काम किया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गया आपका, विराट कोहली हो गया, केएल राहुल हो गया और आपका शुभमन गिल हो गया। और इसके अलावा आपने सुरेश रैना को तो देखा ही। तो ये कुछ गिने चुने खिलाड़ी है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना जो है तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं। ठीक है। मात्र 6 खिलाड़ी है, अगर स्मृति मंधाना को शामिल कर लिया जाए तो। सचिन तेंदुलकर साहब नहीं लगा पाए हैं T20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतक, ये बात को ध्यान रखना है। भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो बनी थी, ये आपके कौन बने थे? मिताली राज बनी थी। इन्हें ध्यान रखेंगे, मिताली राज जी को। ये जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी थी, इन्हें ध्यान रखना है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला शांता रंगास्वामी थी, तो इनको भी ध्यान रखना। इन्होंने जो है ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए प्रथम इंटरनेशनल शतक बनाई थी। ठीक है। मैं थोड़ा सा हाथ फिसल रहा है, मेरे को इस पेन पे आदत नहीं है पढ़ाने का, मैं धीरे धीरे रेक्टिफाई कर लूँगा इन चीज़ों को, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। T20 क्रिकेट में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाली महिला हरमनप्रीत कौर थी। अब यहाँ पे भी एक जो है आपका जो है थोड़ा सा विरोधाभास क्रिएट कर रहा है ये वाली पॉइंट। ठीक है। T20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर थी। और अभी आपने सर पढ़ाया है कि स्मृति मंधाना जो है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, तो ये कैसा बात कर रहे हैं आप? तो भैया ये जो हरमनप्रीत कौर है ये T20 में पहली बार शतक जरूर बनाई, लेकिन अभी तक इनके तीनों फॉर्मेट में शतक नहीं आया है। यानी ये ओडीआई और टेस्ट में जो है मतलब तीनों के तीनों फॉर्मेट में इनके पास शतक नहीं है, इसीलिए यह रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम जाएगा। हालांकि इनसे पहले ये T20 शतक बना चुकी है। समझ में आया कि नहीं बात? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं था कि T20 में प्रथम महिला किन्होंने शतक बनाया भारत के लिए, यहाँ था क्वेश्चन कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक तक पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना। लेकिन T20 में पहली अंतर्राष्ट्रीय शतक किसने लगाया भारत के लिए महिला में, तो आप कहेंगे हरमनप्रीत कौर। ठीक है। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है ना? तो ये जो आपका एस्टेब्लिशिंग करने का जो श्रेय दिया जाता है ये जमशेदजी टाटा को दिया जाता है। जमशेदजी टाटा आप सभी को पता होगा टाटा फैमिली से है, और इन्होंने जो है जमशेदपुर में जो आपका ये रहता है क्या टिस्को, इनके संस्थापक भी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जो है 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा ही किया गया था, जो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। इसे भारत का पहला लौह औद्योगिक उद्योग माना गया है और जमशेदपुर को पहला औद्योगिक शहर माना गया है। भारत में मुगलों द्वारा सुनियोजित, अब शहर वाले कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं इस बात पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि शहर वाले कितने जो है प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। अभी तो मैंने इस शहर को बता दिया, अब जो है शहर वाला क्वेश्चन आपके आता है कि भाई मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कौन सा था, तो आप कहेंगे ये फतेहपुर सिकरी। कौन थे भाई? फतेहपुर सिकरी जो है ये मुगलों को द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर था। ये कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी एमपी में है, यूपी में है ना। ये कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। इसे ध्यान रखेंगे। इसे कौन बनवाया था? सम्राट अकबर ने बनाया था। सम्राट अकबर ने बनाया था। इसको जो है बाद में इन्होंने राजधानी भी बनाई, है ना। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो किसके उपलक्ष्य में कराया गया था, तो आप कहेंगे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। और यह फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है आपका, कहाँ पे? बुलंद दरवाजा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था वो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे फतेहपुर सिकरी में। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपद उस समय में क्या हुआ करता था? ये जो महाजनपद शब्द देख रहे हैं, आधुनिक आप स्टेट शब्द से इसे रिलेट कर लीजिएगा, मतलब उस समय का ये राज्य हुआ करता था, है ना। तो उन सभी 16 राज्यों में जो सबसे अधिक पावरफुल वाला राज्य लोकेट किया गया था तो ये है आपका मगध। मगध महाजनपद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद उस समय का हुआ करता था। 16 महाजनपद की जो वर्णन है वो मैंने आपको कहाँ बताया है? अंगुत्तर निकाय में जो है आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे,
है ना। एक आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आती है कि नागलपुरम नामक शहर की स्थापना किसने करवाया था। तो जो नागलपुरम नामक शहर था या कस्बा था, इनका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, आप सभी को पता होगा, है ना। विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कौन, आपका कृष्णदेव राय। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये विजयनगर साम्राज्य के किस वंश के राजा हुए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासन किया। संगम वंश किया, है ना, सुलुभ वंश किया, सुलुभ वंश, फिर अपना तुलुभ वंश किया, तुलुभ वंश, और लास्ट में किया अरबिदु वंश। तो इनमें से जो है कौन से वंश के राजा हुए कृष्णदेव राय। आप लोगों से ये आंसर डिमांड करूंगा, बताइएगा कि इन चारों में से किस वंश के या फिर किस जो है परिवार से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय, बताइएगा, ठीक है। इनके अलावा भारत में लगातार 8वां टाइम सबसे स्वच्छ शहर का जो दर्जा है, खिताब है, ये आपकी इंदौर को दे दी गई है, जो पिछले कई सालों से यानी लगातार 8 टाइम जो है ये वाला रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये ध्यान भी रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा उदयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो उदयपुर शहर की जो स्थापना है ये महाराणा उदय सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। ये द्वितीय शब्द जरूर याद रखें, क्यों, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑप्शन में 4 में से 3 उदय सिंह ही देंगे, बस उसके आगे जो है द्वितीय, तृतीय, प्रथम लिख देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप उदय सिंह सेकंड जरूर याद रखें। 1559 ईस्वी में जो है इन्होंने उदयपुर शहर को बसाया था। इंदौर और उदयपुर वो शहर हैं इंडिया में जिन्हें पहली बार रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के लिस्ट में शामिल किया गया था। देखिए, इंडिया में पहला रामसर साइट कहेंगे तब तो आपका चिल्का झील आंसर लगा सकते हैं, लेकिन पहला रामसर शहर कहेगा तो या तो आप उदयपुर लगा सकते हैं या आपके इंदौर आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ आए। इनके अलावा अटल नगर छत्तीसगढ़ भारत का पहला एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हमने शहर को टारगेट करते हुए आपको पढ़ाया है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वो पुराना जमाना गया कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है, ताला नगरी किसे कहा जाता है, और कन्नौज में जो है किस लिए फेमस है। वो क्वेश्चन अब इस रूप में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि लूसेंट में दिया गया है, अब वहाँ से काम नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। इनके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको स्टेटमेंट कौन सा राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे राइट वाले को आपको सेलेक्ट करना है, किसके रिगार्ड में, 129वां जो अमेंडमेंट है उनके संदर्भ में। तो यहाँ पे पहला हमने स्टेटमेंट पढ़ना है। पहला है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर, है ना, संविधान में अनुच्छेद 82A के तहत 1 से 6 को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है ना। यदि किसी राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो पिछली विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ये दोनों के दोनों जो बातें हैं आपके जो अमेंडमेंट नंबर 129, हालांकि अभी ये पारित नहीं हुआ है, तो इसमें जो है ये प्रस्ताव रखे गए हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों कथन आपका सत्य हो रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, है ना, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, जो बाद में पारित होगी या नहीं होगी तो बात की बात है, फिलहाल जो लाया गया है तो क्वेश्चन बन गया है, तो ये आपके न्याय मंत्रालय द्वारा लाया गया है। और लोकसभा का सभी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ तथा उनके कार्यकाल एक साथ समाप्त होने के लिए जो है इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने की प्रस्ताव है, और इसे पारित करने के लिए भी, मतलब ला तो गया, पारित नहीं हुआ अभी, है ना। तो इसके मोटे मोटे से आपको क्या समझा कि जब आपके 129वां अमेंडमेंट हो जाएगा तो केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इनके कार्यकाल एक साथ स्टार्ट होंगे अगर बीच में विघटित नहीं होते हैं तो, और एक साथ समाप्त होंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि भाई किसी राज्य के विधानसभा जो है 1 साल में ही आपका जो है भंग हो गया, तो बचे हुए 4 साल के लिए अलग से जो चुनाव होगी
है ना, तो ये 4 साल के लिए कराई जाएगी। अर्थात जब केंद्र में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा उसी समय उस विधानसभा की कार्यकाल समाप्त हो गई जहां पे बीच में भंग हो गया था। आई होप आपको समझ में आया। मतलब ये जो अमेंडमेंट है इसका ओवरऑल एक ही लक्ष्य है कि जिस पर जितने समय का कार्यकाल केंद्र में रहे उतने ही समय तक राज्य में विधानसभा का जो है कार्यकाल रहे और सभी एक साथ हो। ठीक है भाई। इसके अलावा 82 के ए के 2 पढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 82 के जो ए के 2 में कहा गया है ये बात आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन आर्टिकल के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं कि अमेंडमेंट नंबर 129 के थ्रू किस अनुच्छेद में ये अमुक बात रखी गई है, तो आपको जानकारी रहेगा तभी आप जो है जवाब दे पाओगे। देखिए यहाँ पे 82 का 2 जो है ना, इसमें कहा गया है कि नियत अवधि के बाद और लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समाप्त हो जाए। जो मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले आपको समझाया है यही चीज यहाँ पे स्पेशल भाषा में यानी संवैधानिक भाषा के तर्ज पे लिखा गया है और मैं आपको अपने भाषा में समझाया हूँ। ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 82 ए के 3 में कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराया जाएगा। इसके आर्टिकल भले अलग है 82 ए के 3, लेकिन ये बात को भी मैंने ऊपर में ही आपको समझा दिया है। यही तो ओवरऑल मोटो है कि भाई एक साथ चुनाव हो और एक साथ जो है केंद्र में और राज्यों का कार्यकाल समाप्त हो। इस विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा है ना, तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेगी। अब उस परिस्थिति में जरा आप सोच करके देखिए कि भाई 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल है और 4 साल 11 महीना के बाद लोकसभा भंग हो गया, तो भाई अब बचे हुए शेष के लिए अवधि के लिए चुनाव होगी। तो जरा यहाँ पे सोच करके आप देखिएगा कि आपके लिए रिलायबल लग रहा है कि नहीं। ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें बात है वो समझना है। इस विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, जिससे विघटन की तिथि और पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सही है कि मान लीजिए भाई कि भाई 5 साल की लोकसभा का कार्यकाल है, अब कुछ दिन पहले भंग हो गया, अब चुनाव कराने में भी तो टाइम लगता है, तो बचा हुआ समय अब कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानता। चलिए जो है प्रस्ताव मतलब जो इसमें बात है वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे। भारत में वर्ष 1951 से 1967 तक 1951 से 1967 तक लोकसभा तथा सभी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। ठीक है। नोट, इस विधेयक से स्थानीय निकाय से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, जो राज्य के अपने चुनाव आयोग होते हैं ना, यहाँ पे जो है राज्य के जो अपने चुनाव आयोग होते हैं जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत की चुनाव कराते हैं उनके बारे में यहाँ पे शब्द इस्तेमाल है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया गया है, अर्थात इसकी चुनाव स्थानीय निकाय के द्वारा ही कराए जाएंगे। मतलब ये जो आपका अमेंडमेंट है 129वां, इसमें सिर्फ विधानसभा की बात किया गया है और राज्य के मतलब केंद्र के जो है लोकसभा यानी संसद की बात करी गई है। इसमें जो है एकदम स्थानीय निकाय जो आपका ग्राम पंचायत और नगर पालिका इत्यादि होती है उनकी बात नहीं किया गया। अर्थात इन दोनों का चुनाव जैसे पहले राज्य के चुनाव आयोग करवाते थे अभी भी वही करवाएंगे, क्योंकि इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं लिया गया है। बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, ये तो मैंने 129वां अमेंडमेंट को अभी आपको समझाया है। ठीक है। अब आपका जो है एक और बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, सुनने से ऐसा लग रहा है कि ये एरोप्लेन से संबंधित कोई विधेयक होगा। इसे VVI कर लेना, जो बच्चे कंटेंट लेंगे वो तो PDF में पढ़ेंगे, जो नहीं लेंगे वो लिख लो इसको। बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 में जो है लाया गया था और 2025 में मार्च के महीने में जो है इसे पारित कर दिया गया है। तो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है। हॉट मतलब टॉपिक तो नहीं कह सकते, इसके बिल कह सकते हैं। ठीक है। एक आपका 106वां और GST अभी तक पूछा जा रहा है ना जी, वैसे ही ये भी बनेगा। समुद्री क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, जो भी समुद्री एरिया है क्षेत्र है वहाँ पे जो व्यावसायिक गतिविधियाँ जो व्यापार बिजनेस होते हैं उनको गतिविधि को तेजी लाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक को कौन से मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, तो इस विधेयक को लाया गया है, आपके मंत्रालय का नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, केंद्रीय बंदरगाह
नौवहन और राजमार्ग मंत्री, है ना। अब इनके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, तो इनके द्वारा लाया गया। अगर मिनिस्ट्री पूछे तो यही मिनिस्ट्री बता देना, ठीक है ना। इसके अलावा यह पुराने भारतीय बिल ये किसे रिप्लेस करेगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। जो भी कोई बिल या अमेंडमेंट के थ्रू जो है बदलाव संशोधित किए जाते हैं आपके कई सारे नियम में, तो आपसे जो एग्जामिनर पहला चॉइस का क्वेश्चन डिमांड करता है वो पूछता है कि ये अमुक बिल फला डेट में पारित हुआ तो ये किसको रिप्लेस करेगा, है ना। या फिर अगर कथन के रूप में पूछता है तो इस बिल में निम्नलिखित में से किस बात पे जो है जोर नहीं दिया गया या सत्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आपका बिल आया है ये आपको रिप्लेस करेगा भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। आप सोच सकते हैं ये कितने साल पुराने बिल है, इसको रिप्लेस करेगा आपका ये लैंडिंग विधेयक 2024। इस विधेयक को लोकसभा में मार्च 2025 में तथा राज्यसभा में जुलाई 2025 में जो है पारित कर दिया गया। हालांकि ये लाया गया था 2024 के अंदर ही, ठीक है, विचाराधीन जो रखा गया था 2024 में, पारित हुआ मार्च में और जुलाई में, दोनों अलग अलग सदनों में, है ना। इसके साथ ही मौजूदा कानून का नाम बदलकर बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 हो गया। जो पहले 1856 यहाँ पे लिखा हुआ मिलता था आपको, अब ये 2025 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करने में किसका मिलान सही नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, है ना। आपसे पूछा गया है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है कि किसका मिलान सही नहीं है, आपको पहचानना है। पहला है लॉफर वक्र, है ना। लॉफर वक्र कर की दर और कर राजस्व के बीच में है ना। जो टैक्स का रेट रहता है, टैक्स का रेट रहता है, रेट ऑफ टैक्स, है ना, टैक्स का रेट रहता है, और आज जो आपका यहाँ पे कर राजस्व है, इन दोनों के बीच में जो है आपका होगा क्या, संबंध। तो यहाँ बोल रहा है लॉफर वक्र सही बोल रहा है। फिलिप्स वक्र जो है आपका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और राजस्व के बीच जो है आपका संबंध बताने का काम करता है क्या, ये भी सही है काफी हद तक, क्योंकि ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को भी रिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे कुजनेट वक्र आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाता है क्या, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी का मिलान सही किया गया है, जो आपके 3 ऑप्शन देख रहे हैं। याद रखो, सीधे सीधे वक्र से क्वेश्चन पूछे गए हजारों बार, है ना। तो आपसे याद, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे तुरंत ही याद हो गया होगा। लॉफर वक्र कर की दर और राजस्व, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और आपका राजस्व के बीच संबंध, और कुजनेट वक्र जो है आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हाल फिलहाल कुछ एक दिन पहले गिनी गुणांक से आया था, इनका मान आपसे पूछा गया था। बाद में यही क्वेश्चन रेलवे के टेक्नीशियन में भी रिपीट किया गया, ठीक है। और मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि गिनी गुणांक क्या होता है। गिनी गुणांक जो है इसका मान 0 से 1 तक के बीच में हो सकती है, और ये धन की या आय के असमानता को दर्शाता है ना, असमानता को दर्शाता है ना। तो ये जो असमानता को दर्शाता है, इसका मतलब अगर गिनी गुणांक कि किसी का 0.9 है और कहीं का गिनी गुणांक 0.8 है, तो इनमें आय असमानता ज़्यादा है, इसमें आय असमानता कम है, मतलब इसकी जो है थोड़ी बेहतर स्थिति है कम वाले की, है ना। यहाँ पे लिखा गया है गिनी गुणांक आय या धन की असमानता को मापने का एक सांख्यिकी तरीका है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। जिस देश या समूह का गिनी गुणांक 1 के जितने करीब होगा, आय धन की असमानता उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने अभी आपको कहा कि 0.8 वाला जो है बेहतर है 0.9 के तुलना वाले में, क्योंकि इसकी असमानता ज़्यादा है ना। फिलिप्स वक्र का सिद्धांत व्युत्क्रम संबंध, फिलिप्स वक्र बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच, है ना, एक स्थिर व्युत्क्रम संबंध है। इन्होंने कहा कि भाई अगर मुद्रास्फीति बहुत कम हो जाए, है ना, चीज बहुत सस्ता हो जाए, तो उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा बात है ना भाई, बेरोजगार रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, लोग सामान नहीं खरीदेगा, सामान का जो दाम है वो स्थिर हो जाएगा। आप भी सीधे सीधे देहाती भाषा में सोच के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये किताबी भाषा तो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, समझना तो आपको अपने भाषा में, ताकि एग्जाम में आए तो आराम से जो है क्वेश्चन को कर सको, ठीक है। तो फिलिप्स वक्र जो है स्फीति और बेरोजगारी के बीच में रिलेशन स्थापित करके बताता है, और रिवर्स वाला जो है संबंध बताता है, ठीक है भाई। मुद्रास्फीति बढ़ा रहेगा तो बेरोजगारी जो है कम रहेगा, बेरोजगारी बढ़ा रहेगा मुद्रास्फीति कम रहेगा, ऐसा। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में सफल सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था?
देखिए भारत में कपड़ा की जो फैक्ट्री है, मिल है, वो लगाने का काम पहले भी हुआ था लेकिन वो सफल नहीं रहा था। इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 1854 जब भी आप आंसर करते हो तो यहाँ पे एक टर्म लिखा रहता है सफल, जो मतलब सक्सेस रहा। ठीक है, तो ये आपके 1854 में स्थापित किए गए थे। भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल या कपास मिल्क लिखा गया है, जिसे हम अपन काट देंगे यहाँ पे मिल कर लेंगे, सिंपली मिल्क नहीं होगा भैया, है ना। कपड़ा का दूध कब से होने लगा भाई। भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल या कपास मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया, परंतु यह असफल रहा था। जो 1818 में कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था कपड़ा या कपास का मिल, ये आपके असफल रहे थे। बाद में भारत में प्रथम सूती वस्त्र का मिल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर सीधे सीधे कपड़ा का मिल पूछा जाता है, असफल सफल नहीं लिखता है और ऑप्शन में 1818 भी है, तो आपको उस केस में 1818 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लगाया तो गया था, भले सफल ना रहा, लेकिन अगर सफल वाला क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको 1854 वाला आंसर करना होगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली जूट का जो मिल है, ये क्या हो गया, समझ में भी कम आता है मुझे, ये कंप्यूटर अभी थोड़ा सा हमको है, थोड़ा सा भैया समझ नहीं आते हैं, है ना, धीरे धीरे सीख लूंगा यार। पहली जूट मिल की स्थापना जो है वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा जो है वहां पर किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। रिसरा यहाँ पे जो है आपका किया गया था, तो यहाँ पे जूट की मिल लगाई गई थी कब, 1855 में, ये कोलकाता के अंदर है। सभी राज्यों में सर्वाधिक जूट का उत्पादन अभी भी पश्चिम बंगाल भी ही करते हैं, वर्तमान समय तक भी, है ना। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। पहला मिल भी आपके 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में ही लगाया गया था। जूट को आप गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहा जाता है। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट का जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगाया गया था, तो भारत में पहला सीमेंट का जो फैक्ट्री है ये आपके लगाए गए थे कहाँ पे, चेन्नई में, है ना। कहाँ पे लगाए गए थे, चेन्नई के अंदर पहला सीमेंट की फैक्ट्री आपको लगाया गया था कब, 1904 ईस्वी में लगाए गए थे। जोसेफ आस्पिदिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कब किया था, तो ये आपका जो है 1824 में किया गया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा, जोसेफ आस्पदीन नाम है इनका, एस्पेदीन इस प्रकार से। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पेनिसिलिन की कारखाना 1954 में महाराष्ट्र के पिंपरी में खोला गया था, बाद में इसे जो है बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी में खोला गया था। पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और ये जो है तहलका मचा दिया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में पहली चीनी का मिल जो है 1903 में प्रतापपुर में स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो है आपके पहले एस्टेब्लिश्ड होने वाले कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 120 न्यूटन का एक बल 40 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। उत्पन्न होने वाले जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इनकी गणना आपको करने को बोला जा रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने तो डायरेक्ट आंसर आपको बता देना है, लेकिन ये कैसे आया इसको तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा ना, तभी तो आप समझोगे। आइए देखिए, जो बल का सूत्र होता है ये क्या होता है, F बराबर ma होता है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे अंग्रेजी में कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सूत्र लिख भी रखा है। इस समीकरण न्यूटन के, है ना, न्यूटन के दूसरे जो आपका गति का समीकरण है वहां से ये वाला जो है आपका व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ से हम यही सूत्र को उठा के इसको सॉल्व करेंगे। F बराबर ma, यहाँ पे जो आपका बल का वैल्यू दे रखा है 120 न्यूटन दे रखा है, तो हमने यहाँ पे लिखना है 120, है ना। फिर हमें मास इसमें दिया गया है 40 किलो द्रव्यमान। ध्यान रखना कि जो मास होता है, जो द्रव्यमान होते हैं, उसके मात्रक होते हैं केजी, है ना, केजी। और जो आपके भार होते हैं, भार, वेट, इनका मात्रक आपका न्यूटन होता है, बल के जैसा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं और बच्चे भार के मात्रक में किलोग्राम आंसर कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है ना, है ना। बोलने के लिए सही है, वैसे एग्जाम के लिए गलत है। ठीक है भाई, तो आपको एग्जाम के लिए करना है तो भार का जो मात्रक है वो न्यूटन लगाना, ना कि किलोग्राम लगाना, किलोग्राम मास का लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे मास का वैल्यू आपको दे रखा है 40, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो सीधे सीधे 4 तिहाई की 12, 3 से कट जाएगा, आंसर आपके सामने है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। आइए कुछ और समझते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
और अभी मैंने क्या कहा कि भाई भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसे कई सारे मात्रक हैं जो एक से अधिक चीज़ों का होता है। ये मैंने परीक्षा दर्पण में करा रखा है, जो रेलवे वाली सीरीज है, जिनको जनरल साइंस कमजोर है, कम समझ में आता है, वहां से कर लेंगे। भार का मात्रक भी न्यूटन होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये तो मैंने मात्रक बताया। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। त्वरण कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। जो वेक्टर स्केलर अपन पढ़ते हैं ना, तो उनमें से सदिश राशि आपका त्वरण हो जाएगा, एक्सलरेशन। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ से एक और इस प्रकार के छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जिनको नहीं आता है दिक्कत हो जाती है ना, कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग कितना होता है। ये तो मैं सिर्फ सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके एग्जाम में आए तो दिक्कत ना करना। छठा हिस्सा होता है ना, 1/6 होता है। ये अपन स्पीडी के किताब, लुसेंट के किताब में बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन अब ऐसा ना पूछ करके इस पर न्यूमेरिकल पूछ देता है। इसीलिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसका छठवां हिस्सा जो है चांद पे होता है। तो ऐसे केस में कथन के रूप में जब क्वेश्चन पूछा गया तो ज्यादातर समय बच्चे जो है रॉन्ग आंसर करते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दिया गया रहता है भार बदलता है, फिर नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है भार और द्रव्यमान दोनों बदलता है ना, भार और द्रव्यमान दोनों बदलता है ना। तो भार और द्रव्यमान कैसे बदल जाएगा बताइए। किसी अलग पिंड पे आप जाएंगे तो ग्रेविटी में डिस्टर्ब होगा, और ग्रेविटी के डिस्टर्ब होने से सिर्फ आपके जो है ना, भार ही बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो है कहीं भी नहीं बदलता है, किसी भी पिंड में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए। तो ये सिर्फ सावधानी बरतने के लिए मैंने बता दिया है कि वहां पे ऑप्शन देख के सिलेक्ट करना है। हल्का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बन जाता है भारी, और वहां पे जल्दी भी रहती है, तो इसके लिए भी ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का वजन यहाँ पे मतलब पृथ्वी पे 60 kg का है, तो चांद पे 1/6 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 10 kg के 10 kg के हो जाएंगे, मतलब 10 रह जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केजी लिखना भी सही नहीं है ना, एक समझने के लिए था, है ना, कि 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा भार क्या है, W = m × g, और यही g में डिफरेंस होता है, 1/6 हो जाता है। तो इसीलिए जितना भार अपन पृथ्वी पे देखते हैं उसका छठा हिस्सा जो है चंद्रमा पे रह जाता है, ठीक है। द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने से नहीं बदलती है, इस बात को जो है अपने दिमाग में सेट करके रखें। जब भी ये न्यूमेरिकल पूछता है और कथन के रूप में पूछता है, तो एक ऑप्शन तो ऐसा जरूर रहता है जिसमें ये द्रव्यमान को भी घुसेरा रहता है और लिखा रहता है कि ये भी बदल जाता है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य भारत के किस शहर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, मणिपुरी डांस एकेडमी, ये कहाँ पे है ना, तो ये आपके इम्फाल में है, इम्फाल में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी JNMDA इम्फाल मणिपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में है ना किया गया था, तथा यह भारत में संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ एक संस्थान है जो मणिपुरी नृत्य के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। 1990 में ओडिसी नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी, अभी आपसे डायरेक्ट ये भी पूछे जा सकते हैं भाई ये प्रोतिमा गौरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप अपन क्या कहेंगे, ओडिसी कहेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा एक नृत्य ग्राम नामक जो है संस्थान, इनकी स्थापना किया गया, किनके द्वारा, प्रोतिमा गौरी के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और ये जो आपके नृत्य ग्राम है, इसे शास्त्रीय नृत्य का मॉडर्न गुरुकुल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आधुनिक गुरुकुल की संज्ञा दिया गया है शास्त्रीय नृत्य के सेक्टर में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कथक केंद्र की स्थापना 1964 में किया गया था, और ये आपके दिल्ली में स्थित है, और ये संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ जो है एक इकाई है जो कथक नृत्य के क्षेत्र में कार्य करता है। गुरु केलुचरण महापात्र तथा उनकी पत्नी और उनके बेटे जो थे वो अपने मतलब सब मिल करके जो है 1993 में सृजन नामक संस्थान की स्थापना करते हैं। ये आपके उड़ीसा में स्थित है ना। और इसी संस्थान के द्वारा गुरु केलुचरण, यहाँ पे किलोचरण लिखा गया है, माफी, है ना, केलुचरण, है ना, गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड भी दिया जाता है। ये संस्थान कौन देते हैं, सृजन। और गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड में जो है 1 लाख रुपए की नगद राशि आपको दिया जाता है अगर आप जीतते हैं तो, ठीक है। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी में या फिर ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम कैरेक्टर हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सोनल मानसिंह से भी काफी पूछे जाते हैं कि वो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नृत्यांगना थी। और ये गुरु केलुचरण महापात्रा के बारे में पूछे जाते हैं कि ओडिसी नृत्य के सेक्टर में प्रथम पद्म विभूषण किसे मिला, तो गुरु केलुचरण महापात्रा को। नालंदा नृत्य
कला महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1973 में, कहाँ, बिहार में नहीं, ये आपके जो है महाराष्ट्र में है। पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेले के द्वारा की गई थी। इस संस्थान के द्वारा प्रसिद्ध भरत मुनि सम्मान दिया जाता है। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। नाट्य शास्त्र जो शास्त्रीय नृत्य का प्राथमिक स्रोत माना जाता है ना। तो इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है, भरत मुनि अवार्ड। तो ये भरत मुनि अवार्ड जो है कनक रेले द्वारा एस्टैब्लिश्ड नालंदा नृत्य महाविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। गुरु बिपिन सिंह ने इम्फाल में महिलाओं के लिए, देखिए अभी इससे पहले इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आपके थे, है ना, मणिपुरी डांस एकेडमी। अभी इम्फाल में एक और है महिलाओं के लिए, जिनका नाम है गोविंद जी नर्तनालय, है ना। तो ये इनको एस्टेब्लिश किए थे गुरु बिपिन सिंह, और जो पहले वाले थे मणिपुरी डांस एकेडमी, वो जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हुआ था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो आपके स्टेटमेंट राइट है वो आपको पहचानना है 2024 वर्ष के लास्ट तक के बातों को ध्यान में रखते हुए। इस अवधि तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 146195 किलोमीटर है, ठीक है। इनके अलावा भारतमाला परियोजना के तहत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की जो है प्रावधान है या योजना है। ये दोनों के दोनों कथन अपने आप में सत्य हो रहा है, ठीक है। वर्ष 2024 तक देश में कितने कुल छोटे छोटे बंदरगाह है? देखिए जो पैरासीटामोल 500 है, ये मेरा पहला ई बुक था। समय के साथ साथ अपने को अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ 200 लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय तक यही डाटा रिलीज किया गया था। अब जो हालिया डाटा रिलीज है कि देश में छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो ये आपके 214 हो गए हैं, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसे जो बच्चे पहले 200 याद रखे थे, इसको रिप्लेस करके लेटेस्ट डाटा के अनुसार 214 याद रखेंगे, जिनमें मात्र 66 क्या है, ऑपरेशनल है, ठीक है, बाद बाकी जो है नहीं है ऑपरेशनल। वर्ष 2024 तक देश के कुल 13 बंदरगाह है, जिनमें 12 ऑपरेशनल है। जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं उनकी संख्या टोटल इंडिया में 13 है, जिनमें से 12 ऑपरेशनल है, और छोटे छोटे बंदरगाह 214 हैं, जिनमें 66 ऑपरेशनल है, ठीक है। तो टोटल ऑपरेशनल बंदरगाह की संख्या 66 + 12, देश में अभी 78 बंदरगाह जो है आपके ऑपरेशनल है, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखने। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3700 किलोमीटर लंबी 108 पीसीआर पोर्ट कनेक्टिविटी रोड परियोजनाओं के विकास की योजना बनाई है। पीसीआर पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, जो आपको जो है बंदरगाह को कनेक्ट करने वाले छोटे छोटे रोड होंगे, तो ऐसी ये जो सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय है, ये इन्होंने 108 इस प्रकार के रोड बनाने का जो है निर्णय लिया है या बात रखा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई जो है, जो आपका नेशनल हाईवे होते हैं उनको देख रेख बनाने इत्यादि के लिए जिम्मेवार है ना। तो ये नहाई की स्थापना कब हुई थी? इस प्रकार से, तो नहाई की स्थापना आपके 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था नहाई की स्थापना, है ना। और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? संतोष कुमार यादव हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो है आपके राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख और विकास के लिए जिम्मेवार इकाई है, संस्था है। राज्य राजमार्गों का जो रख रखाव होता है, जो मतलब राजमार्ग कहने का मतलब है कि राज्य के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जा सकता है, एक मंडल से दूसरे मंडल को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये राज्य के अंदर होते हैं। तो जो राज्य राजमार्गों का रख रखाव की जिम्मेवारी है उस राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है देख रेख करी जाती है ना। सीमा सड़क संगठन का भी नाम आपने सुना होगा, बीआरओ, है ना। बीआरओ का भी नाम आपने सुना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेवार है, और ये भारतीय सेना से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो बीआरओ की स्थापना जो है 1960 में हुआ था, और किसके प्रयास से? तो यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सड़क प्रणाली पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है? जैसे इंडियन रेलवे जो है ये आपके चौथा स्थान रखता है पूरे विश्व के अंदर, है ना। हमारी इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहवा स्थान रखता है? एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ से आपसे डिमांड करता हूँ, और इसका भी पूछने वाला था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, दूसरे स्थान पे है हमारा जो है सड़क प्रणाली में, हम अमेरिका के बाद सेकेंड स्थान पे है। अगला है स्त्री पुरुष तुलना, एक नारीवादी ग्रंथ, यह मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया था? देखिए जो स्त्री पुरुष तुलना है
है ना। ये एक महिला विशेष ग्रंथ है जो मराठी भाषा में लिखा गया था, और ये लिखा गया था उस समय के जो है महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किताब को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो है हमारे समाज में हमेशा इसकी प्रायोरिटी बनी रहेगी, इसकी वैल्यू बनी रहेगी, और एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को पूछता रहेगा, है ना भैया। ताराबाई शिंदे के द्वारा ये महिला विशेष किताब है, आपके एग्जाम में आते रहेंगे। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था, किस भाषा में? मराठी भाषा में। आइए कुछ इस प्रकार की किताब को और समझते हैं जो ऑल टाइम फेवरेट रहेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें से एक किताब और है, अमोर जीवन, अमर जीवन, अमोर जीवन, है ना। आमोर जीवन इस प्रकार से होता है, आमोर जीवोन होता है इस प्रकार से, आमोर जीवोन, है ना। ये बंगाली का ये मतलब साउंड है ना। तो इनके लेखिका जो है रास सुंदरी देवी जी हैं, और ये किताब जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था, और ये उस समय तक किसी महिला के द्वारा लिखा गया प्रथम आत्मकथा थी, जिनको 1876 में रिलीज किया गया था। ठीक है, एक महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे, तो उसी सन में इन्होंने एक किताब भी लिखे, गुलामगिरी, है ना। और ये किताब भी आपके मराठी भाषा में लिखा गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया होगा, लेकिन ये किताब भी आपके गुजराती भाषा में लिखा गया था। जो बेसिक इनके किताब थे वो गुजराती में लिखा गया था, बाद में कई और भाषा में ट्रांसलेट किए गए। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और ये इंग्लिश में लिखा गया था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एक वेटिंग फॉर वीजा भी जो है भीमराव अंबेडकर साहब लिखे थे, है ना, वेटिंग फॉर वीजा, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, वेटिंग फॉर वीजा भी भीमराव अंबेडकर साहब किताब है, ये भी पूछे जाते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन भी इनसे ध्यान रखना है ना, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी इन्होंने जो है चलाया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन, तो ये भी ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही। प्रथम प्रोतिश्रुति इस प्रकार की किताब का नाम है, प्रथम प्रोतिश्रुति, ये लिखे हैं आपके आशापूर्णा देवी जी, जो भारत में प्रथम महिला हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता कब आयोजित किया गया था? तो जो भारत में पहला टेबल टेनिस प्रतियोगिता है ना, जो वर्ल्ड लेवल की गेम है, तो ये आपके 1952 में आयोजित किया गया था, है ना। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बड़े खेल हैं जो इंडिया में आयोजित करवाए गए हैं। भारत में पहली बार 1952 में बॉम्बे में, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर, अब मुंबई हो गया है, में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आयोजित की गई थी, जो एशिया में आयोजित होने वाली पहली चैंपियनशिप भी थी। यानी इससे पहले, है ना, यानी 1952 से पहले किसी भी एशियाई देश में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया गया था। मई 2025 में, है ना, जो TTTF है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, ये आपके कहाँ पे हो रहे हैं? दोहा के अंदर हो चुके एक्चुअली। ठीक है, दोहा के अंदर कतर में किया गया, जहां पदक तालिका में पहले स्थान पे चीन रहा, और इंडिया को यहां पे कोई पदक नहीं मिला है। भारत के कुछ प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, अचंता शरत कमल हैं, सथियान ज्ञान केसरन हैं, हरमीत देसाई हैं, मानव ठक्कर हैं, अनुभव सरीन है, मनिका बत्रा है, सृजा अकुला है, मोमा दास, काफी बार पूछे जाते हैं इनके नाम। ठीक है, मोमा दास का, सुतीर्था मुखर्जी है, आइका मुखर्जी है, यानी मुखर्जी 2 बार आ गया, मुखर्जी वाला भी याद रख सकते हैं आप, टेबल टेनिस से संबंधित है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी जो भारत सर्वप्रथम किया, तो जो आपको अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि 1983 में पहली बार हमने ODI वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 में जीता, और 2023 में कनके के लिए घुस गया, मतलब फाइनल में गए थे हम, जीते नहीं, हार गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो आया, पहला कपिल देव की कप्तानी में, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो जिस साल हमने पहली बार जीता, उससे अगला जो आपका एडिशन हुआ ODI वर्ल्ड कप का 1987 में, चूंकि ये 4 साल में एक बार किया जाता है ना, तो 87 वाला वर्ल्ड कप का मेजबानी सबसे पहले इंडिया को मिला। इसके बाद फिर 1987 के बाद 96 में आया, फिर 2011 में, और फिर 2023 में। इसका मतलब ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया जो है कुल मिला के 4 बार कर चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर आपसे पूछे कि इंडिया जो है पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी कब किए थे, तो आपको 2023 आंसर करना है।
इससे पहले जो आपने 3 ईस्वी देखा, 1987, 1996 और 2011, ये पूर्ण रूप से नहीं किए थे, मतलब इनके साथ और भी कई देश शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिख भी दिया है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत में अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। एक तो आपका एशियाई खेलों का जो स्टार्टिंग एडिशन है 1951, यहीं से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली से, है ना, 1951 में ही स्टार्ट हुआ। फिर 1982 में भी भारत में ये खेल कराया गया, और लकली ये दोनों के दोनों दिल्ली के अंदर ही होता है, याद करने में आपका ईजी होगा। भारत एकमात्र बार 2010 में आपके कॉमनवेल्थ गेम, जिसे राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, का आयोजन करवाया था, वो भी दिल्ली के अंदर ही करवाया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, और ये उन देशों को भाग लेने की अनुमति होती है जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुका है। अगला एक नोट है कि भारत राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी 2008 में किया था। देखो ये वाली जो नोट जहां भी रहे ना, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन वाला पेयर है उसी को मैं नोट करके लिखूंगा, ताकि आप एग्जाम में भी सही करके आओ। घर पे तो सब सही कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी पहली बार 2008 में किया था, और खाली राष्ट्रमंडल खेल रहेगा तो फिर आपका आंसर कर्सर देखिए 2010 हो जाएगा। ठीक है, भारत पहली बार फील्ड हॉकी की मेजबानी 1982 में किए थे। जो पहली बार फील्ड हॉकी की मेजबानी इंडिया के द्वारा किया गया, ये 1982 बॉम्बे में किया गया। पहले अधिकांश चीज या तो बॉम्बे में होता था बड़े इवेंट, या दिल्ली में होता था। जैसे आप कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 पुरुष वाला, ये भी आपके बॉम्बे में ही स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को पहले बता चुका हूं कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे हुआ है, तो आप कहेंगे कबड्डी वर्ल्ड कप महिला वाला चाहे पुरुष वाला, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हुआ है, इंग्लैंड के अंदर, और दोनों के विजेता कौन है, तो अपना इंडिया है। ठीक है, 2025 वाला। लेकिन जो 2004 में पुरुष वाले कबड्डी वर्ल्ड कप का पहला वर्जन हुआ था, ये भी आपके जो है मुंबई के अंदर ही कराए गए थे। ठीक है भाई, भारत पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कब किया था? भारत पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन जो है कब किया था, तो ये 2000 में किया गया था, और ये दिल्ली के अंदर किया गया था। इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2000 ईस्वी में किया गया था, और ये दिल्ली के अंदर किया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा कि फीफा अंडर 70, है ना, विश्व कप की मेजबानी भारत ने पहली बार कब किया था? तो फीफा अंडर 70 विश्व कप की मेजबानी भारत पहली बार 2017 में किया था। फीफा फुटबॉल वाला भाई, अंडर 17 करने का मतलब है कि 17 वर्ष से कम उम्र के लोग ही इसमें भाग लिए होंगे। ठीक है, इनके अलावा मोटर स्पोर्ट्स फार्मूला 1 2011, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स भी इसे कहा जाता है, और इसका आयोजन 2011 में पहली बार ऐसा मौका था कि भारत जो है किसी रेसिंग गेम का जो है आयोजन करवा रहा था, और ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में कराया गया था, जहां पे आपके जेवर एयरपोर्ट भी है। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के विभिन्न मानकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो इकोनॉमिक्स के टर्म है, मानक है, पैमाना है, उनके रिलेशन में कौन सा कथन आपका राइट है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 4 कथन दिए गए हैं, सॉरी 2 कथन दिए गए हैं, है ना। एक कथन जो है, पहला कथन कहता है ना, कैसे होता है भाई, चलो इधर, ठीक है। एक कथन कहता है एक वित्तीय वर्ष के दौरान माल और सेवाओं का टोटल उत्पादन कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है ना। तो ये बिल्कुल सही है, एक वर्ष के दौरान माल और सेवाओं का टोटल उत्पादन जो है ये आपके टोटल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है भाई, व्यक्तिगत आय से डायरेक्ट टैक्स को जब आप घटा देते हो तो बची हुई राशि को प्रयोज्य व्यक्तिगत आय कहा जाता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है। ये दोनों के दोनों आपके सही है, स्टेटमेंट दोनों के दोनों राइट लिखा हुआ है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति की मजदूरी, जैसे मजदूरी, निवेश, उद्यम और अन्य उपक्रमों से होने वाली कुल आय से है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि नौकरी करता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि नौकरी करता है, पार्ट टाइम में वो जोमेटो से जो है खाना भी सेल करता है, तो ये दोनों मान लीजिए यहाँ से 5K आ रहा है और यहाँ से 2K आ रहा है, तो उसकी आय जो है 7K हुआ,
मंथ में। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि ये आय नहीं होगा, ये जितने भी सोर्स से या फिर कोई दुकान कहीं भाड़े पे दे रखा है उन्होंने और उनके नाम से दुकान है तो वो भी उन्हीं का आय काउंट होगा। इसीलिए यहाँ पे मजदूरी, निवेश, उद्यम और अन्य उपक्रमों से जो भी आय होती है वो आपका व्यक्तिगत आय होता है। और जब आप व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्स जो आपका प्रत्यक्ष कर के फॉर्म में होता है ना, आपका इनकम टैक्स है ना, जब आप पे कर देते हो तब जो राशि आपके पास बच जाती है उसे हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। यहाँ पे हमने सूत्र लिख के रखा है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम किसे कहेंगे, तो ये कहेंगे व्यक्तिगत आय है ना, पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत आयकर यानी इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम में से अगर आप इनकम टैक्स घटा देते हो और तब जो राशि बचती है इसे हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला पॉइंट जो है जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी। पहला ये जीडीपी वाला पॉइंट और जो कथन एक है, दोनों को थोड़ा अच्छे से रुक के देख लेना, दोनों अलग अलग है ना, रुक कर देखो है ना, रुक कर देखो, दोनों अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे नीचे है एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म सभी को आना चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जब आप जीडीपी में से मूल्यह्रास अर्थात डिप्रिसिएशंस को घटा देते हो तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाती है। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात जीएनपी कहा जाता है ना। जहां भी ग्रॉस शब्द आता है ना, जहां भी ग्रॉस शब्द आता है तो टोटल का मीनिंग समझिएगा। जैसे आपकी सैलरी आती है तो सैलरी स्लिप में एक आपके ग्रॉस सैलरी लिखा होता है और एक आपके नेट सैलरी लिखा होता है। जो नेट सैलरी होते हैं ये आपके जो एनपीएस वगैरह है या फिर जिस स्टेट में हम काम करते हैं तो वहाँ के प्रोफेशनल टैक्स कट जाती है, इन सबको कटने के बाद जो राशि बच जाती है उसे अपन नेट पे में सरकार हमें पे करता है, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है भाई, पे स्लिप के ऊपर। तो यहाँ पे जो है हमारा जीडीपी में से जब आप मूल्यह्रास को घटा देते हो तो यहाँ पे क्या निकल रहा था, एनडीपी। ठीक है, और दूसरा वाला जो यहाँ पे लाइन है ना, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सूत्र हमने यहाँ पे लिख रखा है, जीडीपी माइनस एम प्लस एक्स। अब ये एम एक्स क्या है, अगर आपको मीनिंग पता चल जाए तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और याद भी हो जाएगी, है ना। जीडीपी तो पता चल ही गया कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है ना। अब उसमें से अगर आप एम को घटा के एक्स को जोड़ते हो तो निकलने वाला जो रिजल्ट होगा उसे हम कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये एम क्या है कि भाई विदेशी लोग के द्वारा भारत में कमाया गया धन, है ना। कोई भी विदेश के आदमी, इंग्लैंड का कोई भी आदमी यहाँ आके अगर कुछ कमा रहा है और जो जितना कमा रहा है उतना मुझे यहाँ से घटाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी भारत का आदमी कल्लू, ये आपके चले गए कहीं पे और ये जो है इन्होंने कमा रहे हैं कतर में जा करके, तो यहाँ पे इसका जो कमाया गया राशि है ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कल्लू भी नाम होता है हमारे गाँव में तो है ना, मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं ले रहा हूँ। एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, है ना। अब आपने ऊपर में जीएनपी देख लिया कि क्या होता है तो चीज़ों को समझने में इजी होगा, क्योंकि ये सूत्र सब जो है अगर आप नहीं समझते हो बिल्कुल तो फिर दिक्कत कर देगा एग्जाम के अंदर। ये जो जीएनपी है इसमें से जब आप मूल्यह्रास को घटा दोगे ना तो आपके एनएनपी निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी आप मूल्यह्रास किसी भी चीज़ में से घटाते हो, है ना, तो भाई जी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके एन के अंदर, यानी ग्रॉस शब्द बदल के नेट हो जाता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाने से एनएनपी जो है बन जाता है। राष्ट्रीय आय कारक लागत पे यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो आपके नेशनल इनकम होते हैं इनके सूत्र एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है ना। कारक लागत पे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, एफसी लिखा रहता है। एनएनपी बाजार मूल्य पे, मार्केट प्राइस पे इस प्रकार से लिखा रहेगा, और माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। सब्सिडी आप सभी समझते होंगे, जो सरकार के द्वारा दान दिया जाता है, मतलब किसी भी चीज के ऊपर, उसे सब्सिडी कहते हैं। एक प्रकार दान ही होता है एक प्रकार का, है ना। जैसे गैस सिलेंडर हम लोग पहले लेते थे 800 रुपया में, उसमें कुछ रुपया हमें रिटर्न कर दिया जाता था, है ना, हालांकि बहुत कम मात्रा में। हमें तो नहीं कभी किया गया है ना, वैसे किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय आय है
कारक लागत पे, एनएनपी बाजार मूल्य पे, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी करना है आपका। नोट करके एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्र तब बदल जाती है एक चीज की जब किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो। जो बंद अर्थव्यवस्था है, पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, वो होती है कि भाई न किसी से लेना है और न किसी से देना है, ठीक है। मतलब देश के अंदर ही व्यापार होगी, बाहर से व्यापार उपार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उस देश की अर्थव्यवस्था होती है वो स्वाभाविक सी बात है कि कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। भाई अब विदेशी व्यापार बिल्कुल प्रचलन में नहीं है तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर ही हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो जीडीपी है ना, जो जीडीपी है और जो जीएनपी है, ये दोनों का सूत्र एक ही हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जीडीपी है ना जो है जीएनपी कैसे बराबर हो गया। अब विदेशी व्यापार हो ही नहीं रहा है तो न तो विदेश से आने वाली आय को जो है जोड़ा जा रहा है और न देश में कमाए गए विदेशियों के द्वारा आय को घटाया जा रहा है, यानी ठप है अर्थव्यवस्था। तो उस केस में जीडीपी बराबर जीएनपी कह सकते हैं, है ना। एक नोट करके यहाँ पे और लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे जो भी बड़ी वित्तीय संस्थान है ना, तो किसी देश का जो जीएनपी का आकलन करता है वो किस आधार पे करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो पीपीपी के आधार पे करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, क्रय शक्ति तुल्यता, ठीक है। इनके अलावा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली नई कोशिका या सेल में क्रोमोसोम की संख्या जननी कोशिका के तुलना में डॉट 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 रह जाती है। सबसे पहले कोशिका विभाजन कई प्रकार के होते हैं, एक अर्धसूत्री, समसूत्री। तो अर्धसूत्री को यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा और साथ में समसूत्री को रिलेट कर दूंगा, तो कोशिका विभाजन समाप्त हो जाएगा। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट इनके फाउंडर को पूछे जाते हैं कि इसका पता किसने लगाया, अर्धसूत्री का और समसूत्री का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आदि हो जाएगा। जो क्रोमोसोम होते हैं ना नए सेल के अंदर जो बनेंगे, वहाँ पे जो मेन मान लीजिए कि ए सेल भाग लिया है अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, तो ये 4 नए नए सेल बनाएंगे, बी सी डी ई बनाएंगे। अगर ए में 20 क्रोमोसोम है तो ये बी के पास 10 रहेगा, सी के पास 10 रहेगा, डी के पास 10 रहेगा, ई के पास 10 रहेगा। मतलब क्रोमोसोम की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में हाफ हो जाता है ना। तो यहीं से नाम याद रखने में इजी है, क्रोमोसोम आधा हो जाता है मतलब अर्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखें। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन, जो कोशिका के आपके अर्धसूत्री विभाजन है ना, तो ये आपका मेयोटिक डिवीजन इसे अंग्रेजी में कहेंगे, है ना। इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, इसे जो है रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। यह विभाजन हमेशा डायप्लॉइड सेल के अंदर होती है, द्विगुणित कोशिका के अंदर होती है। मनुष्य में भी बहुत सारे कोशिका द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। द्विगुणित कोशिका क्या होते हैं हम इसे नीचे समझेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होती है, तो द्विगुणित कोशिका में होती है ना, या फिर जर्म सेल कह सकते हैं इसे। जर्म सेल भी द्विगुणित कोशिका का उदाहरण है। तो प्रचलन में आज तक एग्जामिनर ऑप्शन में जर्म सेल ही रखा है। आप सीधे सीधे बेसिक बात ध्यान रखिए, जो द्विगुणित कोशिका होती है डायप्लॉइड सेल होती है, वहीं पे अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होती है, ठीक है। इस विभाजन का नामकरण जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके रखेंगे, बहुत बार पूछे गए इनके नाम, फार्मर तथा मुरे, ठीक है। इन्होंने 1905 में इनका नामकरण किया था या पता लगाया था। डायप्लॉइड सेल क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे। द्विगुणित कोशिका क्या होता है? द्विगुणित कोशिका उस कोशिका को कहा जाता है, उस सेल को कहा जाता है ना, जिसमें गुणसूत्र के 2 पूरे सेट होते हैं, 2 सेट गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का प्रत्येक जोड़ा समजातीय होता है, अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र माता का और एक गुणसूत्र पिता का होता है। मतलब एक माता का और एक पिता का, है ना, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक माता का और एक पिता का, ठीक है। तो गुणसूत्र है ना जोड़े में होते हैं, इसे डायप्लॉइड सेल द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। मनुष्य में भी कई प्रकार के मतलब कई द्विगुणित सेल पाए जाते हैं, जैसे न्यूरॉन्स, है ना, कार्डियक सेल्स, है ना, ऑस्टियोसाइट्स, इपिडर्मल सेल्स जो त्वचा वाला वगैरह होते हैं, ये सभी के सभी जो हैं आपके द्विगुणित सेल का उदाहरण है, जो हम लोगों में मनुष्य में पाए जाते हैं। लेकिन नोट करके यहाँ पे एक चीज लिखा है, जहां भी विरोधाभास होगा नोट करके समझा दूंगा ताकि दिक्कत ना हो। मनुष्यों की जो लैंगिक कोशिका होती है ये अगुणित कोशिका होती है, अगुणित कोशिका होती है, जिसे अपन हैप्लॉइड सेल कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ये द्विगुणित नहीं होता है, डायप्लॉइड नहीं होता है, ठीक है। जैसे शुक्राणु हो गया, अंडाणु भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, ये लैंगिक कोशिका है और ये अगुणित होती है, द्विगुणित नहीं होती।
अब अर्धसूत्री विभाजन को समझते हैं। यहाँ पे पहले तो हमने पता किसने लगाया था, फार्मर और मूरे ने, है ना। कब लगाया था, 1905 में। क्या होता है, एक सेल भाग लेते हैं, 4 नए सेल आते हैं। क्या होता है, पहला सेल और बनने वाले सेल में जो क्रोमोसोम है आधा रह जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पे संपन्न होती है, द्विगुणित सेल में संपन्न होती है। द्विगुणित सेल क्या होती है, जिसमें समजातीय क्रोमोसोम होती है, माता और पिता दोनों के पेयर में रहते हैं। और मनुष्य में भी कई ऐसे अंग जैसे मैंने बताया। और एक आपका बताया कि भाई जो लिंग वाला जो आपका लैंगिक कोशिका होता है वो आपके अगुणित होते हैं मानव में, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता। यह विभाजन में कोशिका के जर्म सेल में होती है। इसमें एक जननी कोशिका से 4 नए कोशिका का निर्माण होती है। यह बनने वाली कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य 2 बार विभाजित होते हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये मैं शायद अभी नहीं बताया हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस और जो आपका कोशिका द्रव्य है इसकी 2 बार विभाजन होती है, 2 बार विभाजन होती है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी बात तो बता ही दिया था। ये देखिए, है ना, यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में है ये आपके समसूत्री विभाजन का उदाहरण है और ये जो आपके राइट साइड में है ये आपके अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण है। ये जो आप नीला और लाल देख रहे हैं इसे क्रोमोसोम समझिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम वाला कोशिका जो है विभाजन के लिए आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। बाद में आउटपुट पाएंगे कि यहाँ पे 2 नए सेल का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आप आउटपुट पाते हैं कि यहाँ पे 4 नए सेल का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आप पाते हैं कि दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान है ना। जहाँ 4 वाला भाग लिया था 4 वाले ही 2 नए बनाए। यहाँ पे आप पाते हैं कि जो क्रोमोसोम की संख्या ये आधी रह गई है ना, यानी 4 वाला भाग लिया था और 2 जो है यहाँ पे बच गया है। तो ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए था ताकि आपके फिगर छप जाए, है ना। अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन जो आपके मिटोसिस डिवीजन है इसकी खोज किसने किया था, जैसे भी फार्मर एवं मूरे ने आपने अर्धसूत्री विभाजन में आंसर लगा दिया, तो समसूत्री विभाजन में वाल्टर फ्लेमिंग को आंसर लगाएंगे 1809 में, है ना। इन्हें ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम में हाथ की मुद्राएं होती है जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाई गई है, ठीक है। तो कितनी मुद्राएं होती है मोहिनीअट्टम में, ये आपके खाली स्थान में फिल करना है। तो मोहिनीअट्टम में 24 जो है हाथ की मुद्राएं होती है, 24। मोहिनीअट्टम केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य में जो है भगवान विष्णु जो है आराधना आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस शास्त्रीय नृत्य में सिर्फ जो है महिलाएं ही भाग लेती है, कोई पुरुष भाग नहीं लेते। यह नाट्य शास्त्र की लास्य शैली से, अर्थात लास्य शैली और तांडव शैली जो पढ़ाया है ना। आप टुडे एग्जाम के टॉपिक बैच में जाएंगे जहाँ पे 45 से अधिक टॉपिक जो है आपको दिया जाता है ना, किसी भी कंटेंट के खरीद पे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। और जो चीज़ आपके मन में भटक रहा है ना कि सर बहुत सारे चीज़ से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वो वहाँ मिल जाएगा। जनगणना, वायसराय, खेल खिलाड़ी, कप, दुनिया जहान, सब वहाँ मिल जाएगा। नाच तमाशा, जनजातीय नृत्य वगैरह। तो जो चीज़ पढ़ा दिया हूँ उसमें क्या टाइम पास करने का भाई, मैं ये कंटेंट के आपसे चार्ज कर रहा हूँ, है ना। भले बहुत कम चार्ज कर रहा हूँ लेकिन कुछ ना कुछ तो चार्ज है भाई। इस सीरीज की भी चार्ज 70 रुपये है, ठीक है। तो ये पैसे आपकी जो है पूर्ण वैल्यू के साथ लौटाऊँ, इसीलिए जो चीज़ पढ़ा दिया हूँ शायद दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ तब तक, जब तक मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। ठीक है, मोहिनीअट्टम, और मैं जल्दी भूलता नहीं, है ना, ये थोड़ी सी है गुण। मोहिनीअट्टम अपनी सुंदर चाल, भावपूर्ण चेहरे की अभिव्यक्ति और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों में आएंगे सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता। यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको जो है बरतनी है सावधानी। एक राधा रेड्डी है ना, राधा रेड्डी। तो जो रेड्डी है ना वो कुचिपुड़ी का है और ये राधा दत्ता है, ठीक है। रेमा श्रीकांत। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रमुख एलिमेंट्स में आएंगे वर्णम होता है, इसमें पदम होता है और तिल्लाना के साथ यह नृत्य समाप्त होता है। आपसे पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य के लास्ट में कौन सी जो है इसमें से परफॉर्म किए जाते हैं, तो आप कहेंगे तिल्लाना, ठीक है। इनके अलावा तिल्लाना भरतनाट्यम में भी होता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा अलग मैंने नीचे भरतनाट्यम को भी समझाने के लिए रखा है, ठीक है। आते हैं अलिरप्पू, जातुस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना। अब यहाँ पे देखिए, है ना, अलिरप्पू थोड़ा डिफरेंट है, जाति स्वरम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्णम और तिल्लाना ये आपके मोहिनीअट्टम में भी है और ये आपके भरतनाट्यम में ही है। तो कभी भी जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर कभी कथन के रूप में पूछे तो थोड़ा सा यहाँ से जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो पांचों देख रहे हैं, है ना, ये पांचों भरतनाट्यम के एलिमेंट्स है।
भरतनाट्यम के नियमित पैटर्न है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी जानते हैं, तथा यह सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे ओल्डेस्ट वर्जन मानी जाती है, पुरानी मानी जाती है। इस नृत्य को देखिए अब क्या क्या नाम से कहेंगे, तो सादिर अट्टम कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं, एकाहार भी कहते हैं, अग्नि नृत्य भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी जो है ये मोहिनी अट्टम के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। इसे अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं का जो है विषयों को दर्शाया जाता है, कहाँ पे, भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में आएंगे रुक्मिणी देवी, बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं, पद्मा सुब्रमण्यम अभी अभी पद्म विभूषण प्राप्त की थी, है ना, मृणालिनी साराभाई, है ना, तंजौर बाला सरस्वती, ये भी पद्म विभूषण प्राप्त की, यामिनी कृष्णमूर्ति, गीता चंद्रन इत्यादि। बाद बाकी के लिए आप टुडे एग्जाम के टॉपिक वाइज में जाएंगे, वहां पे आप जो है अच्छे से कर लेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है, प्रसिद्ध संगमकालीन ग्रंथ शिल्पाधिकारम, ये किताब का नाम भी याद रखो, ये संगमकालीन ग्रंथ है, डायरेक्ट राइटर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इनके राइटर है इलांगो आदिगल। कौन है? इलांगो आदिगल। इस किताब में भी आपको जो है भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी सी चर्चा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है आपको मन में आता होगा कि सर आपने कहा था कि जो इंडिया में शास्त्रीय नृत्य है वो तो नाट्य शास्त्र से आया है ना भाई। नाट्य शास्त्र जो है इनके स्रोत हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि ये जो है इलागो आदिगल के द्वारा शिल्पादिकारम जो संगमकालीन ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में आपको भरतनाट्यम वाली बात को दर्शाया गया है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के डॉट डॉट में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है कपास संस्थान, इसे ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, ये आपके नागपुर में स्थित है, नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आकार ICAR जो है इनके द्वारा 1976 में स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय नागपुर में है। कपास वाले का, कपास से थोड़ा चर्च करना जरूरी है। यहाँ पे जो कपास है ये आपके डेक्कन ट्राइब के आसपास जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा इनकी खेती। महाराष्ट्र के नासिक ETC में काफ़ी कपास की खेती होती है, क्योंकि ये काली मिट्टी का फसल है ना, काली मिट्टी का फसल है कपास आपके, काली मिट्टी में ज़्यादातर होती है। काली मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है, आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट चट्टान से होता है। बेसाल्ट चट्टान भी आग्नेय चट्टान है, तो इसीलिए दोनों बात सेम ही हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे केंद्रीय कपास वाला बता दिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना, है ना, तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया है, और इसको हाल फिलहाल ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। तो VVI कर लेंगे, कई दफ़ा क्या होता है उद्घाटन वाला क्वेश्चन आता है, और चूंकि ज़्यादा जगह मोदी साहब ही जाते हैं तो अपन ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में चाय के उत्पादन में जो है चीन के बाद सेकेंड स्थान रखता है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटका के बंगलुरु में। भारत में अधिकांश उत्पादित होने वाली जो कॉफी का प्रकार है, ये दो काफी ट्रेंड में रहते हैं, अरेबिका और रोबस्टा। ये दोनों कॉफी के टाइप हैं, प्रकार हैं, और ये आपके भारत में ज़्यादातर जो है आपके उत्पादित किए जाते हैं। जैसे ईरी रेसर, मूंगा रेशम, रेशम के भी कई प्रकार होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉफ़ी के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉफ़ी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। कौन है भाई? ब्राज़ील जो है ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहाँ पे मैंने एक हैत लगा के एक बात और लिखा है कि अरेबिका कॉफ़ी को यमन से भारत लाया गया था। MTS 2023 में यही लाइन आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि भाई निम्नलिखित में से कॉफ़ी के किस प्रकार को यमन से लाया गया था? तो अरेबिका को। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये सुगंधित कॉफी होती है, अरेबिका काफी महंगे होते हैं, है ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जबकि गन्ना प्रजनन केंद्र जो है आपके कम्बटूर में स्थित है। तो यहाँ पे गन्ना देख के जो है गाना मत गाने लगना। अनुसंधान संस्थान कहेगा तो लखनऊ में, गन्ना प्रजनन केंद्र कहेगा तब कम्बटूर में। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पहले क्वेश्चन से हमने कर लिया था। हम्पी के खंडहर का खोज या उजागर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल कॉलिंग मैकेंजी को दिया जाता है। ये जो हम्पी का खंडहर है ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का ये संगम वंश के दो भाई थे, इनके द्वारा किया गया था।
अभी मैंने एक संगम काल कहा था, वो अलग है, जहाँ पे आपने पांड, चोल और चेरा को पढ़ते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य में संगम एक वंश हुआ, संगम हुआ अरबिदु, तुलुग और सुलुग, जो अपना कृष्णदेव राय वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा है इसी वाले टॉपिक से। यह कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया क्या, हम्पी का खंडहर। अब यहाँ पे हम्पी महोत्सव मैंने कल या परसों भी पढ़ाया था आपको। हम्पी महोत्सव पूछा जाता है सबसे पहले कि इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विजय महोत्सव, ठीक है, इसे कहा जाता है विजय उत्सव या विजय महोत्सव। और ये आपके 2 से 3 दिनों तक चलती है क्या, हम्पी महोत्सव। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, कहाँ की त्योहार है, कर्नाटक की त्योहार है, ठीक है भाई। इनके अलावा सांची के स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित सिटी भी है, और सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है इंडिया का मोढेरा, जो आपके गुजरात के अंदर स्थित है ना। मोढेरा जो है आपके गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। इनके अलावा भरहूत स्तूप, ये जो भरहूत स्तूप है ये 1873 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा जो है लैमलेट में लाया गया, और ये भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, ठीक है। इनके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जॉर्ज बिटेट है। इसकी स्थापना 1911 में स्टार्ट हुई थी, 21-22 तक बनी थी, और ये मुंबई में ताज होटल के ठीक सामने स्थित है। केप ऑफ गुड के रास्ते भारत की खोज करने का श्रेय वास्को डी गामा को 1498 में दिया जाता है। इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। कालीकट में पहुंचा था, और वास्को डी गामा सेकेंड बार जो भारत आया था 1502 में आया था, ये भी पूछा जाता है। भारत में बेरोजगारी संबंधित मुद्दों का किस प्रकार के अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र में कई सारे जो है ब्रांचेस हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम छोटे छोटे बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम छोटे छोटे बातों का अध्ययन करते हैं, यानी किसी देश के लेवल पे, ठीक है, किसी राज्य लेवल पे या किसी परिवार लेवल पर भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करनी है, तो आपको जो है फिर विस्तृत अर्थव्यवस्था में बात करने पड़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ये समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये बड़ी बात है ना भाई, भारत में बेरोजगारी संबंधित मुद्दा किस प्रकार के अर्थशास्त्र में अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आंसर सही लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र। ये बड़ा अर्थशास्त्र है क्योंकि पूरे देश स्तर की बात करता है ये, ठीक है। एडम स्मिथ को मैंने यहाँ पे जो बताने का काम किया, इसमें जो है देश को काट देंगे, राज्य को भी काट देंगे। जो छोटे छोटे चीज होंगे वो छोटू अर्थव्यवस्था में बात किया जाएगा, बड़ा वाला चीज समष्टि में ही बात किया जाएगा, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है, तो धन का विज्ञान है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब है, इन्होंने ही लिखा है, कौन, आपके एडम स्मिथ ने लिखा है। यहाँ पे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर छोटे छोटे चीज है ना, और यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बड़े बड़े चीज है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान शेष। यहाँ पे देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे आप पाते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये, इसमें हम अर्थशास्त्र के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करते हैं, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी दायरा थोड़ा सा कम दिख रहा है। यहाँ पे यही चीज लिखा गया रहेगा। समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत जो है आपके अर्थशास्त्र के विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके पिता जॉन कीन्स को कहा जाता है। अगर आपको पार्टिकुलर पूछे कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो जॉन कीन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के इस भाग के अंतर्गत व्यक्तिगत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके पिता रैगनर फिश को कहा जाता है ना। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन टिनबर्ग के साथ 1969 में प्राप्त किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में ही हुआ था, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला प्राइज जो है बाद में 1969 में पहली बार बांटे गए। मांग का नियम 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने दिया था। इसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत में कमी उस वस्तु के डिमांड को बढ़ाता है। जैसे किसी 3 रुपये पेंसिल है तो 5 को बिक रहा है, 2 रुपये हो जाएगा तो 8 को बिकने लगेगा, मतलब प्राइस कम डिमांड ज्यादा हो जाती है। ये मांग का नियम कहता है। एक मांग और पूर्ति का नियम है जो आपके मार्शल साहब ने दिए बाद में 1890 में, जो दूसरे स्लाइड में लिखा हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था,
समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहां से आपके कथन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपना देश ही उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में जीते हैं। यहाँ पे है ना अपना मेडिकल स्टोर भी है और सरकार का भी है ना, मतलब सरकार के भी सरकारी चीज भी है और प्राइवेट भी, मतलब दोनों की मिली जुली फॉर्मेशन को देखने को मिलते हैं इस अर्थव्यवस्था में। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तत्वों का मिश्रण होता है और आर्थिक निर्णय राज्य और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रमुख उद्देश्य समाज कल्याण के साथ साथ लाभ कमाना। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका प्रमुख उद्देश्य समाज कल्याण, साथ में अर्थव्यवस्था है तो लाभ कमाना मोटो तो रहेगा ही। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं, मतलब यहाँ पे सरकार का पावर ज्यादा होता है ना, सरकार का पावर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के पास पावर तो है लेकिन कम है ना। समाजवादी से अधिक पावर है लेकिन पूंजीवादी से कम पावर है। अगर तीनों अर्थव्यवस्था में सरकार के पास जो पावर है उसको अगर आपको आरोही क्रम में लगाना हो, सजाना हो, तो कैसे लगाओगे, तो बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम रहता है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं उसमें सरकार के पास पावर हस्तक्षेप करने का सबसे कम होता है ना, सबसे कम होता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा पावर किसके पास रहेगा, है ना, आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है इससे थोड़ा ज्यादा पावर सरकार के पास रहेगा और सबसे ज्यादा पावर रहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास। तो ये तीनों बात ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। समाजवादी वाला जो ना बिल्कुल सरकारी नियंत्रण में चीजें रहते हैं, मिश्रित में दोनों की नियंत्रण में रहते हैं, और पूंजीवादी में जो है ना नाम मात्र के सरकार के पास पावर रहता है, ज्यादातर पावर जो है पूंजीपति वर्ग के पास ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होता है। उत्पादों का निर्माण उपभोक्ता के डिमांड के अनुसार किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य है लाभ कमाना। तो दोस्तों आज के ये थे अंतिम पॉइंट, और इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां से आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। कंट्रोल अल्ट प्लस एस, ये तो पॉज हुए ना, अल्ट प्लस एस। नहीं, हमने क्या कर दिया, एक सेकेंड।